अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, G20 कॉन्फ्रेंस हुई भारत में, श्रीनगर में, जो टूरिज़्म की, उस पे पाकिस्तान अभी तक अपने ज़ख़म चाट रहा है। और फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान की जो है उसकी प्रेस रिलीज़ भी आई जिसमें कंडेम किया गया कि भारत ने गलत किया, इंटरनेशनल रूल्स की खिलाफ वर्जी की। भारत की कश्मीर जो है JNK, ऑक्यूपाइड JNK, वो एक दुनिया की सबसे बड़ी जेल है वहाँ पे। मतलब इनको फॉरेन ऑफिस के लेवल से ऐसी प्रेस रिलीज निकालते हुए भी शर्म नहीं आती, जहां 60 मुल्कों के डेलीगेट्स श्रीनगर कश्मीर में गए। कोई 3 दिन रहा, कोई 6 दिन रहा, कोई 9 दिन रहा। वहाँ पे कश्मीर की टूरिज़्म की 60 डिफरेंट डेलीगेट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहीं जेल नज़र नहीं आई। ज़बरदस्त इंटरनेट कवरेज थी वहाँ पे। कोई रास्ते में चेक पोस्ट तक नहीं थी। आप यहाँ से चले जाएं पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान, POK, बलोचिस्तान, KPK, फाटा, हर 25 किलोमीटर पर आपको एक चेक पोस्ट मिलेगी। वहाँ पे दुनिया भर से आए हुए डेलीगेट्स, 60 डेलीगेट्स पूरे जम्मू एंड कश्मीर में घूमते रहे। कहीं कोई रुकावट नहीं, कहीं कोई इंटरनेट कनेक्शन में मसला नहीं, कहीं कोई किसी किस्म का परसिक्यूशन किसी ने देखा, किसी कश्मीरी को किसी ने पकड़ा हो, कहीं कोई रोक टोक हो रही हो, कहीं कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा, कोई देखा किसी ने? बावजूद इसके कि पाकिस्तान और चाइना की भरपूर टेररिज्म की कोशिशें होती रहीं, इसके बावजूद इतना पीसफुल और फिर आपको मैंने हमेशा कहा है, भारत को कभी भी बाहर से दुश्मनों की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। इस मामले में भारत सेल्फ सफिशिएंट है। भारत के अपने, अब ये अशोक स्वाइन, जर्मन ज़बान में आपको पता ही है, स्वाइन सुअर को कहते हैं, पिग को कहते हैं, जर्मन ज़बान में कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। इसका नाम ही कुदरती तौर पे देख लें, अशोक स्वाइन। इसने पिछले साल नवंबर में एक ट्वीट की थी कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है। इसने G20 कॉन्फ्रेंस की है बाली में। बाली इंडोनेशिया का हिंदू मेजॉरिटी एरिया है, जहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं। देख लें, इंडोनेशिया ने हिंदू मेजॉरिटी एरिया में कॉन्फ्रेंस रखी। क्या इंडिया के अंदर इतना हौसला है, इतनी हिम्मत है कि अगले साल इंडिया में G20 कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो इंडिया क्या मुस्लिम माइनॉरिटी रीजन कश्मीर में रख सकता है कॉन्फ्रेंस? ये उस वक्त इसने चैलेंज किया था इंडिया को। इंडिया ने रख दी कॉन्फ्रेंस। बेगैरतों को, बेशर्मों की कोई लिमिट नहीं होती, आपको पता है। बेगैरतों की, हरामीपन की, इनकी घटियापने की, गिरने की घटियापने में लिमिट नहीं होती। अब क्या ट्वीट कर रहा है 20 मई को कि G20 कॉन्फ्रेंस इंडिया ने कश्मीर में कैसे होल्ड की। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन करने के बाद अब G20 कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये इंडिया की पोजीशन को कश्मीर में स्ट्रांग नहीं कर रहा इंटरनेशनल इशू के हवाले से। ये मोदी हिंदू सुपरमैसिस्ट वोट बैंक को हैप्पी कर रहा है। क्या यार आप, तो ये दुश्मनों की हमें बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी सख्त ज़बान में तो पाकिस्तान भी नहीं कर रहा जितनी सख्त ज़बान में इंडिया कर रहा है। पाकिस्तानियों को जवाब देने के लिए ये एक फ़ोटो काफ़ी है। गिलगित बल्तिस्तान और POK पूरे पाकिस्तान को पानी सप्लाई करते हैं। पूरे पाकिस्तान का पानी गिलगित बल्तिस्तान और POK से आता है। और ये गिलगित बल्तिस्तान और POK के लोगों का हाल है कि इनको पानी के लिए कितना, एक टैंकर आता है तो सब बेचारे पाइप लगा लगा के अपने ड्रम भर रहे हैं।
पूरे पाकिस्तान को पानी देने वालों को ये पानी तक नहीं दे रहे, और ये कश्मीर की हमदर्दी की बात कर रहे हैं। पूरे पंजाब के इलेक्ट्रिसिटी चलाने वाले, पूरे पंजाब के घर घर को रोशनी देने वाला पीओके, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पंजाब को जाती है, उस पीओके को रोशनी तक नहीं मिलती। ये कश्मीर की बात कर रहे हैं। भारत ने तो G20 कॉन्फ्रेंस करके कश्मीर का लेवल ही बढ़ा दिया। वहां का तो टूरिज्म अब डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। वहां प्रोस्पेरिटी आ रही है। मतलब भारत ने G20 कॉन्फ्रेंस करा के वहां पे कौन सा कोई बंदूक आम आदमी के सर पर रख दी? ये तो आप लोगों ने किया था। तो अजीज दोस्तों, ये है सूरत हाल इसकी। ऐसे में अब मैं आता हूं पाकिस्तान की तरफ, कि पाकिस्तान का जो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने इलेक्ट्रिसिटी के भाव में 79 पैसा पर यूनिट बढ़ा दिया। अब 79 पैसा पर यूनिट है। सोचें, घर घर इलेक्ट्रिसिटी का भाव बढ़ गया। यहां पे सोतेलापन है ना, वो कराची के साथ लगा ही रहता है। कराची में ₹1.55 भाव बढ़ाया। कराची के साथ इनको हरामीपनों को, अब आप ये मजहर अब्बास को देखें। ये मजहर अब्बास है ना, इसका भाई अजहर अब्बास जनरल था आर्मी में, मुहाजिर, और बाजवा के टाइम में इसके भाई का चांस था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने का, लेकिन अब ये रिटायर हो गया है। ये मजहर अब्बास जर्नलिस्ट है। ये ज़रा सुनिए आपके कराची के हवाले से ये क्या बात कर रहे हैं। बहुत अहम मौजू है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों का कमाल ये है कि उन्होंने 92 भी बर्दाश्त किया, उन्होंने 98 भी बर्दाश्त किया, उन्होंने 95 भी बर्दाश्त किया, उन्होंने 2013 भी बर्दाश्त किया, और वो आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनसे आप सियासी इख्तिलाफ कर सकते हैं, नजरियाती इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन हर के साथ नजरबंदी, जेल, कैदोबंद की सोबतें जुड़ी हुई हैं। और जिस मुश्किल से वो गुजरे हैं वो एक तसलसल है। मुत्तहिद भी रहे, बिखरे भी, फिर मुत्तहिद हुए, दबाव भी रहा, प्रेशर भी रहा, लेकिन आज भी जो बुनियादी बात है वो यही है कि कराची को शुमार क्यों नहीं किया जाता। मैं मर्दमशुमारी की बात नहीं कर रहा, कराची को शुमार ही नहीं किया जाता। और बात अभी जिस तरह मर्दमशुमारी की हुई कि जी एक एक्सटेंशन होती है तो 10 लाख बढ़ जाते हैं, एक और होती है, तो साबित ये हुआ कि इस मुल्क का मसला ही एक्सटेंशन है। आप एक्सटेंशन देते जाएं, आपके मसाइल हल होते जाएंगे। देखिए, मर्दमशुमारी सियासी मसला है। अगर ये सियासी मसला नहीं होता तो मशरकी पाकिस्तान अलग नहीं होता। तो लिहाजा अगर मसला सियासी है तो अगर आपने सियासी लड़ाई लड़ ली तो मर्दमशुमारी भी बेहतर हो जाएगी और आपका शुमार भी होने लगेगा। अब तो कराची में खुशामदेद और खुदा हाफिज के बोर्ड खत्म हो गए। अब तो कराची और हैदराबाद एक शहर बनता जा रहा है। आप सुपर हाईवे के दोनों तरफ चले जाएं, आप हैदराबाद तक कराची पहुंच चुका है, और फिर भी कराची की आबादी जो है वो तस्लीम करने को तैयार नहीं। आखिर कोई तो वजह होगी कि इस मुल्क के साबिक सदर ने कराची की आबादी 3.5 करोड़ 4 करोड़ कही। आखिर कोई तो वजह होगी कि इस मुल्क का कोई भी लीडर इस शहर की आबादी को कम से कम भी शुमार कर रहा है तो 3 करोड़ हो रहा है। तो वो कौन लोग हैं जो इस हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं? ये वही लोग हैं कि जो नहीं चाहते कि कराची का वो जो एक तसव्वुर रहा है जिसकी सजा कराची को मिलती है, वो ये कि ये एक ऑपोजिशन माइंडेड शहर है, ये एक हिज़्ब इख्तिलाफ का शहर है, ये डिसेंट करता है, ये इख्तिलाफ करता है, ये इनकार करता है। मिल जाए अगर मुझको इजहार की आज़ादी, हम मांगना चाहेंगे इनकार की आज़ादी। लिहाजा कराची में, कराची की अगर जैसे कंसेंसस की बात है, अगर ये सब तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर आपके पास क्या चॉइस है? अगर आप सब मुत्तहिद भी हो जाते हैं, ANP भी, पीपल्स पार्टी भी आ जाती है, PTI भी आ जा सकती है, नहीं शुमार किया जाता आपको,
नहीं तस्लीम किया जाता तो तय करें कि 2023 के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। फिर तय करें कि अगर आपने लिहाजा अगर मर्दमशुमारी पे ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और हमारी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि होमवर्क नहीं करती, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आपके सेंसेस बड़ी बुनियाद होते पॉलिटिक्स के लिए, और एमक्यूएम ने इस पे बहुत काम किया है। और सिर्फ यही नहीं, आप देखें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली हर 3 महीने बाद होनी चाहिए, नहीं होती। एनएफसी का अभी ऐसा खुद ही बता रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन का यही मसला होता है। तो इतनी बड़ी गैदरिंग है, आप रेजोल्यूशन लाएं ना लाएं, लेकिन आना चाहिए। इतना बड़ा अगर सेमिनार है तो कोई करारदाद आनी चाहिए। लेकिन ये तय है कि जो अप्रैल का फैसला था, अप्रैल में जो अनाउंसमेंट हुआ था मर्दमशुमारी का, अगर ये साबित है कि उसमें 40-45 लाख कम गिने गए थे तो इसकी जिम्मेदारी भी तो किसी पर आयद होनी चाहिए। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? तो अगर आप 6 महीने और आगे बढ़ा दें तो कराची की आबादी जो है वो 3 करोड़ नहीं तो 2.5 करोड़ तो हो ही जाएगी। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं घपला था, तो उस पर आवाज उठाने की जरूरत है। लेकिन ये बहरहाल इसको मैंने तो इतने सालों में देखा है कि इस मुल्क में फैसले कहीं और होते हैं, इम्प्लीमेंट कहीं और होते हैं। रोजाना कराची का एक पॉलिटिकल चेस बोर्ड बिछाया जाता है, उसमें फैसला किया जाता है कि आज कराची का फैसला क्या होगा और कल कराची का फैसला क्या होगा। और जिस दिन कराची का सही फैसला हो गया, अजीज दोस्तों, पाकिस्तान कराची दुनिया का वो बदकिस्मत शहर है जो अपने मुल्क का आधे से ज्यादा खर्चा चलाता है और उसको मिलता कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बिलावल कह रहा है कि मैं इस मुल्क का वजीर खारजा हूँ। वजीर आज़म साहब शहबाज शरीफ अभी कराची आया परसों, तो वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें ये कह रहा है प्राइम मिनिस्टर को कि वजीर आज़म साहब मैं उस मुल्क का वजीर खारजा हूँ जो टैंकर से पानी खरीद के पीता हूँ। अबे शर्म से डूब के मर जा कि तू इस सरकार की हुकूमत में और इस कराची पे तुम लोग डायरेक्ट पिछले 20 साल से रूल कर रहे हो, पीपल्स पार्टी, और लगातार कराची को लूटा है तुम लोगों ने। ये मजहर अब्बास अभी जो मर्दमशुमारे की सेंसस की बात कर रहा था ना, ये पीपल्स पार्टी की कोशिश होती है कि कराची की आबादी को कम दिखाया जाए। मल्टी रीजंस हैं इसके। एक तो ये होता है कि प्रोविंशियल असेंबली की सीटें कराची को कम मिलेंगी, कम आबादी दिखाएंगे तो। रूरल सिंध में ज्यादा मिलेंगी जहां से ये वोट लेके जीत जाते हैं। रूरल सिंध में ज्यादा पॉपुलेशन दिखा के वहां से सीटें ज्यादा, जिसके बल पे ये सिंध पे रूल करते हैं। दूसरा, फंड एलोकेशन की बारी आएगी तो कराची की पॉपुलेशन कम दिखा के पॉपुलेशन के हिसाब से इसको फंड्स मिलेंगे। ये है पीपल्स पार्टी। कराची की, सिंधियों की और सिंध की सबसे बड़ी दुश्मन पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान आर्मी तो है ही, लेकिन ये पाकिस्तान आर्मी के लिए सारा काम ये करते हैं बिलावल भुट्टो और इसकी पार्टी। सिंध के सबसे बड़े दुश्मन है ये खुद कह रहा है कि कराची में टैंकर पे पानी मिलता है। मुझे दुनिया का कोई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी दिखा दें जहां नलके में पानी ना आता हो, और ये फख्र से कह रहा है कि मैं उस मुल्क का वजीर खारजा हूं जिसका पानी टैंकर से खरीद के पीता है। तो डूब के मर जा, तू कर क्या रहा है? तुम इस सिंध पे रूल कर रहे हो 20 साल से लगातार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। दुनिया का कोई मुल्क इतना बड़ा काम कर नहीं सका। आप वैसे ही कहते हैं पाकिस्तान में कुछ होता नहीं है। देखें, पाकिस्तान ने मदरसा में 1 मिलियन हाफिज कुरान पैदा किए हैं। 1 मिलियन बच्चों ने कुरान हिफ्ज कर लिया है, पूरा कुरान याद कर लिया है। कितना बड़ा कारनामा है। पूरी दुनिया में इंकलाब आ जाएगा, आप देखिएगा। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आएगा, इकोनॉमी पाकिस्तान की कहां से कहां पहुंच जाएगी। यह है पाकिस्तान, बनाना रिपब्लिक। ये 1 मिलियन जाहिल पैदा किए हैं आपने। ये 1 मिलियन आपने जाहिल पैदा किए हैं। कुरान हिफ्ज करके ये बच्चे अब क्या करेंगे? साइंटिस्ट बनेंगे? कोई नया इनोवेशन करेंगे? कोई नई चीज लाएंगे? इकोनॉमी डेवलप करेंगे? पाकिस्तान कर्जों से आजाद हो जाएगा? पाकिस्तान डेवलप कर जाएगा?
मोहताज तो आप पूरी दुनिया के आज भी रहोगे, क्योंकि आप ऐसे डफर्स पैदा करते हो। इसमें कोई फखर की बात नहीं है कि आपने 1 मिलियन हाफिज कुरान पैदा किए हैं। यह है जी पाकिस्तान। अजीज दोस्तों, स्वात पाकिस्तान का एक इलाका है केपीके में। केपीके के इलाके स्वात में टीटीपी का तकरीबन कंट्रोल है, क्योंकि इमरान खान ने अपने दौर में जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी तो टीटीपी को स्वात और इसके इर्द गिर्द इलाकों में आबाद किया था। और वो फिर जाहिर है इमरान खान की फौज से झगड़ा हुआ तो टीटीपी इमरान खान का पीटीआई का आर्म्ड विंग है। तो अभी इनका पुलिस मुकाबला हुआ, आर्मी से मुकाबला हुआ स्वात में। तो आर्मी ने फ़ौरन मैसेज कर दिया चारों तरफ कि हमने घेर लिया है, ये एक पहाड़ की गार में बैठे हुए हैं, गुफा में बैठे हुए हैं और हम इनको घेर चुके हैं, अब निकलने नहीं देंगे। और बड़ी कोशिशों से फिर वो जब उस गुफा के पास पहुंचे, गुफा में गए तो वो खाली थी, टीटीपी वाले भाग गए थे। ये हमारे आर्मी की कैपेबिलिटी है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान का इस वक्त डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा जो है और आईएमएफ के एग्रीमेंट ना होने से पाकिस्तान को इस वक्त जो इमीडिएट मुश्किल आई है ना, वो ये है कि जून के महीने में पाकिस्तान को $3.7 बिलियन के कर्ज़े वापस करने हैं, जबकि पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज है, रिज़र्व जो है वो 4.3 बिलियन है। तो पाकिस्तान मुश्किल का शिकार है कि किस तरह इसमें से निकले। तो पाकिस्तान चाइना से काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी और उन्होंने चाइना के पांव पकड़ लिए कि आप ही हमें बचा सकते हैं, इस इलाके में देख लें, कल को आपका इंडिया से मसला हुआ तो हम आपके साथ इंडिया के खिलाफ जंग लड़ेंगे, हम आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म देंगे। कल का आपका कहीं से भी मसला हुआ, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अपने इस वफादार कुत्ते को बचा लें इस वक्त। तो फिर इस वफादार कुत्ते पाकिस्तान को चाइना ने कहा है कि हम बचा लेंगे। आपको जो 3.7 बिलियन की जो लोन की रीपेमेंट है ना, उसमें से 2.3 बिलियन तो आपने हमें देने, चाइनीज़ बैंकों को देने। तो वो आप ऐसा करें कि जैसे ही आप वो रीपे करेंगे, विद इन ए फ्यू आवर्स आपको वापस वो नई लोन इशू हो जाएगी। और बाकी हम इसके अलावा 1 बिलियन हम एक्स्ट्रा आपको लोन देंगे ताकि अपना पूरा आप ये कर्जा जून का अदा कर सकें। पाकिस्तान ने चाइनीज़ गवर्नमेंट के पांव चूमे और बोला कि बड़ी मेहरबानी, पिछले महीने भी आपने यही किया था, हमने जो आपको कर्जे वापस करने थे वो हमने दिए और आपने विद इन फ्यू आवर्स वो ऑन पेपर ही होता रहा, कैश या कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ, हमने ऑन पेपर आपको वापस किया, आपने फ़ौरन हमें वो नई लोन की सूरत में दे दिए। हम आपके बगैर कैसे जिएंगे, आपकी मेहरबानी, आपके एहसान। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स सिचुएशन की तरफ आएंगे। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमीशन जो यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स वोल्कर तुर्क ने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त सिविलियंस को आर्मी एक्ट के तहत परसिक्यूट किया जा रहा है, जो कि गलत है। और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का मामला बहुत ख़राब है, पाकिस्तान को केयर करनी चाहिए और ह्यूमन राइट्स रिस्टोर किए जाएं। इसी तरह न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक पाकिस्तानी स्कॉलर्स और एकेडमिक्स जो कि मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अक्रॉस द वर्ल्ड से हैं, उन्होंने एक ग्रुप लेटर इशू किया है जिसमें कंसर्न शो किया है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का मामला बहुत ख़राब है और इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट सिविलियंस के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन कर रही है। ये जो ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, लीड्स यूनिवर्सिटी, न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च, फ्रैंकलिन एंड मार्शल कॉलेज,
लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची और दीगर इंस्टीट्यूशंस ने ये लेटर लिखा है कि पाकिस्तान की आर्मी रिस्टोर करे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स। अजीज़ दोस्तों, ह्यूमन राइट्स का जहाँ तक मसला है तो ये हाशिर खान दुर्रानी ने ट्वीट की है कि खान साहब, मैंने कोर कमांडर लाहौर के घर से पाकिस्तान का झंडा उतार के पीटीआई का झंडा लगाया था और उस घर को तबाह किया था। अब हमारा सोचें, पुलिस मेरे घर पे रेड कर रही है, मैं और मेरे साथी इधर उधर छुप रहे हैं, मुझे अब डर लग रहा है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। मेरे घर वालों का, मैं तो भाग गया हूं और अभी तक छुपा हुआ हूं, लेकिन मेरे घर वालों के लिए आप कुछ करें। और मैंने सिर्फ आपके लिए ये सब कुछ किया, अपना मुस्तकबिल, अपने पेरेंट्स आप पे कुर्बान कर दिए। अब 4 दिन से मैं सो भी नहीं पाया और मेरे पेरेंट्स मुझे गालियां दे रहे हैं। अगर मैं पकड़ा गया तो जिम्मेदार डॉक्टर यास्मीन राशिद, मलिक इस्लाम, असलम इकबाल, महमूद रशीद, शेख इम्तियाज़, ज़ुबैर नियाज़ी, महर शराफत, अली अब्बास, उमर सरफराज चीमा होंगे। इनके उकसाने पर ही मैंने और मेरे साथी इंसाफियों ने लिबर्टी चौक से कैंट जाके कोर कमांडर के घर पे हमला किया। इनका हिसाब करिए। अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। ऐसे में जहांगीर तरीन, आपको याद होगा जहांगीर तरीन अपना जहाज़ लेके 2019 के इलेक्शन के 2018 के इलेक्शन के बाद पूरे जितने लोटे थे उनको जमा कर करके पीटीआई में ला रहा था। अब ये सब लोटे भाग रहे हैं तो वापस जहांगीर तरीन ने ऐलान किया कि अब मैं एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूँ। और वो सारे लोटे जो जहांगीर तरीन ने डील करा के पीटीआई में लाया था, अब उनसे जहांगीर तरीन डील कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो इसकी नई पार्टी को ज्वाइन कर लें। ऐसे में पीटीआई यूथिंग के यासिर ने भी पीटीआई हकीकी बनाने का ऐलान किया है। एमक्यूएम पार्टी जो थी ना, उसका भी आर्मी ने पहला स्प्लिंटर ग्रुप बनाया ना, जब इसमें से गद्दारी करके कुछ लोगों को निकाल के एक अलग ग्रुप बनाया ना, उसका नाम एमक्यूएम हकीकी रखा था। देखें, कारमा इसको कहते हैं। इमरान खान हमेशा एमक्यूएम को गालियां देता था और हर वो काम इसके साथ हुआ है जिसको वो इमरान खान एमक्यूएम के हिसाब में उस वक्त इसने कहा था कि हकीकी बननी चाहिए। अल्ताफ हुसैन टेररिस्ट है, उसके लोगों को चाहिए कि अलग से पार्टी बनाए। इसके जो लोग हैं एमक्यूएम के, वो एमक्यूएम छोड़ के नई पार्टी बनाए, तो एमक्यूएम हकीकी बनी है, सही है। आज पीटीआई हकीकी बन गई है। आज जहांगीर तरीन भी उसका एक ग्रुप बना रहा है। आज इमरान खान हर वो चीज़ फेस कर रहा है जो दूसरों के उस पर हंसता था। तो अजीज़ दोस्तों, जहांगीर तरीन पूरी कोशिश कर रहा है अपनी एक पार्टी बनाने की। अजीज़ दोस्तों, एक छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करके फिर मैं फाइनल वीडियो एक्सप्लेन करूँगा। अजीज़ दोस्तों, आदिल राजा, आपको पता ही है, रिटायर्ड मेजर है जो अपनी सर्विस के दौरान तो पाकिस्तान में खूब जुल्म करता रहा। बलूचिस्तान में, केपीके में आर्मी जो करती रही, मज़े से हिस्सा बना रहा, माल भी खूब बनाया, लंदन आ गया, यूथिया है। तो यहाँ से अब क्या हुआ है कि अब इमरान खान का जो हाल है, तो इसमें यूथिया भी डिवाइड हो गए ना। तो इमरान खान के कुछ नए जर्नलिस्ट इमरान खान ने मार्केट में इंट्रोड्यूस किए थे। एक तो पुराने हैं ना, हामिद मीर है, साबिर शाकिर है, काशिफ अब्बासी है, मेहर बुखारी है। अब इसने नए इमरान खान लाया था, यूट्यूबर्स को मेन स्ट्रीम मीडिया में लाया था। उसमें एक नाम था सिद्दीक जान। सिद्दीक जान 2% का आदमी, दुनिया का इसको नॉलेज ही कोई नहीं, कि जर्नलिस्ट बना के, इसको मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट बना के करोड़ों रुपया इसको दिया। यूट्यूब में इसके लाखों मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बना दिए यूथियों के, और वो 24 घंटे इमरान खान की चमचागिरी में लगा रहा। अब इसका आदिल राजा से झगड़ा हो गया। इसने ट्वीट की कि आदिल राजा साहब, मुझे अभी एक दोस्त ने बताया है कि आपने अपनी किसी वीडियो में कहा है कि मैं सिद्दीक जान को क्रेडिबल नहीं मानता। इससे पहले आपकी बीवी ने मेरे मुतालिक कुछ घटिया ट्वीट्स और रीट्वीट्स किए, मैं खामोश रहा। पहले तो अपनी बीवी से कहें कि मेरे खिलाफ किए गए ट्वीट्स और रीट्वीट्स डिलीट करें, और दूसरा ये वजाहत करें कि क्या आपने ये बात कही है कि मैं सिद्दीक जान को क्रेडिबल नहीं मानता। अगर ऐसा कहा है तो मैं फिर खुल के सब सामने रखूँगा कि जनाब मुझे क्या मैसेज करते रहे। बहरहाल अपनी बीवी से कहें कि अगले 1 घंटे में मेरे खिलाफ किए गए झूठे ट्वीट्स डिलीट कर दे, वरना जवाब के लिए तैयार रहें।
इसकी बीवी ने फिर ट्वीट मारी कि तुम क्या जवाब दोगे, मैं तो सिर्फ तुम तो सिर्फ एक नाम की मार हो, मैं अगर वो नाम ले लूँगी तो तुम्हारी बीवी ही तुमसे निपट लेगी, मैं तुम्हारे बाप बाजवे से नहीं डरी तो तुम किस खेत की मूली हो। बेशरम आदमी, मैसेज और कॉल रिकॉर्ड तुम्हारे दिखाए तो सारी ड्रामाबाजी फ्लॉप हो जाएगी तुम्हारी। और पलवशा का बताया था, कोई नहीं मानता था, वगैरह वगैरह इस तरह की इसने कि डिलीट तो मेरी जूती करती है। ये इनका आपस का झगड़ा है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल कंट्री क्रिएट किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। कांग्रेस जिना हिंदुस्तान के मुसलमान नवाबों के ज़रिए, और अब पाकिस्तान अपने लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान फना हो सकता है बहुत जल्द, और अब मैं समझता हूँ कि इसका वक्त पूरा हो गया है। हमारे सिंध के एक साईं हैं, साईं शफ़ी बुरफत, जो जीए सिंध मुत्तहिदा महाज पार्टी के चेयरमैन हैं, सिंध में नेशनलिस्ट हैं और आज़ाद सिंधु देश की तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं, फ्रैंकफर्ट में रहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लॉजिकल कंक्लूजन के ऊपर ये वीडियो भेजी है जिसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह बनाया गया था और किस तरह अब तबाही की तरफ जा रहा है। सुनिए ज़रा साईं शफ़ी बुरफत साहब की वीडियो। एंड थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जी सिंधु देश, आज हम पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से चंद बातें करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त अपने मंतक की अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक अननेचुरल स्टेट थी। पाकिस्तान एक जबरी इल्हाक था जो झूठ और फरेब की बुनियाद पर कायम किया गया था। आज पाकिस्तान के उस दो कौमी नजरिए की शिकस्त सामने आ रही है। आज पाकिस्तान का वो जो फ्रॉड है, जो धोखा है, जो तारीखी कौमों के साथ किया गया, मजहब के नाम पे किया गया, वो सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। और उससे भी बड़ी बात कि पंजाबी कौम की तरफ से उनकी जो आर्मी, पंजाबी फौज को जिस तरह ये तस्वुराती और ख्याली तौर पर इन्होंने गाय माता, मुकद्दस गाय माता बना रखा था, आज खुद पंजाब के लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये फौज करप्ट है, ये फौज बदमाश है, ये फौज फाशिस्ट है, ये फौज जुल्म करती रही है। हालांकि कल इसी फौज ने जब बंगालियों का कत्लेआम किया था उस वक्त भी पंजाबी कौम जो है वो अपने इसी फाशिस्ट फौज को गाय माता, मुकद्दस गाय माता समझकर और जो है वो उनको अपना हीरो समझते थे। मगर आज के हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं सोशल मीडिया की वजह से। और पाकिस्तान में काफी लोग जो बैरूनी ममालिक गए, उन्होंने बाहर जाके वो जमहूरियतें देखी, वहां इंसानी हुकूक को देखा, वहां लोगों के मुहज़्ज़ब मुआशरों को देखा। और जब वो वापस जाके पाकिस्तान को उन्होंने देखना और परखना शुरू किया तो पता चला कि ये तो सारा फ्रॉड है। और मैं समझता हूं कि आज के हालात में जिस तरह इमरान खान ने फौज के उस फाशिज्म को, फौज के उस टेररिज्म को, फौज की उस करप्शन को नंगा किया है दुनिया के आगे, ये तारीखी कौमों की कौमी तहरीकों का तो पहले दिन से नैरेटिव था। साईं जीएम सैयद ने कहा कि भाई ये पाकिस्तान गैर फितरी मुल्क है जो पंजाबी फौज की बंदूक के जोर पर कायम है, लेकिन उस वक्त किसी को समझ में नहीं आया। बलूचिस्तान के सियासी रहनुमा साईं खैर बख्श मरी ने कहा कि ये फौज फाशिस्ट है, किसी ने नहीं माना। इसी फौज ने बंगालियों का 30 लाख इंसानों का कत्लेआम किया। उस वक्त भी पंजाबी समझ रहे थे कि ये हमारे यानी फौज जो है वो हीरो है और ये ढोल सिपाहिया करके उनको पुकारते थे। लेकिन जब इन्होंने पहले नवाज शरीफ को निकाला
उसके बाद इमरान खान को इन्होंने आड़े हाथ लिया और इमरान खान ने जब ये सच बोलना शुरू किया कि फौज जो है वो बदमाश है, तब जाके पंजाब के लोगों की आंखें खुली हैं। मैं समझता हूं कि सवाल इस वक्त यह है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों का यह मानना है कि जो कुछ इमरान खान कर रहा है या कह रहा है उससे कोई पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, कोई डेमोक्रेसी बहाल होगी, कोई समाजी इनकलाब आएगा। ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि इमरान खान भी आधा सच बोल रहा है। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान जो एक अननेचुरल स्टेट है, यहां पर तारीखी कौमों का आजादी का सवाल जो है वो पड़ा हुआ है जिसको कोई हल नहीं करता। उस आजादी के सवाल पर कि पाकिस्तान के इस जबरी कब्जे में सिंधी कौम को गुलाम किया हुआ है, पाकिस्तान के जबरी कब्जे में बलोच गुलाम है, पाकिस्तान के जबरी कब्जे में पीओके वाले गुलाम है, पाकिस्तान के जबरी कब्जे में पश्तून गुलाम है। इस बात पर इमरान खान भी नहीं बोलता, क्योंकि ये उनका सिर्फ आधा सच है कि फौज बदमाश है। इससे हम इत्तफाक करते हैं कि फौज बदमाश भी है, फाशिस्ट भी है, और इसी फौज ने पूरी दुनिया को गुमराह किया। दुनिया से इन्होंने झूठ बोला, वार ऑन टेरर के नाम पर इन्होंने करोड़ों डॉलर लिए और उसी असामा बिन लादेन को उन्होंने अपने यानी आर्मी ने छुपा कर रखा हुआ था, तो इन्होंने दुनिया से झूठ बोला। इन्होंने अपने इस खित्ते में टेररिज्म को जो है प्रमोट किया, अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया। ये तालिबान पैदा किए, इन्होंने मुजाहिदीन पैदा किए, अफगानिस्तान की कौमी हुकूमतों के खिलाफ ये साजिशें करते रहे, अड़ोस पड़ोस में ये टेररिज्म करते रहे। कश्मीरी नौजवानों को इस्लाम के नाम पर इन्होंने दहशतगर्द बनाया। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान की फौज जो पाकिस्तान के कब्जे की आखिरी निशानी थी, उनका जो फाशिज्म है, उनका जो बदमाशी है, उनका जो करप्शन है, वो बिल्कुल नंगी और निर्वार हो चुकी है। इस वक्त मैं समझता हूं कि बुनियादी सवाल जो सिंधु देश की आजादी का या तारीखी कौमों की आजादी का है, वो आज सबसे ऊपर आ गया है, मॉरली भी, पॉलिटिकली भी। अब लोग समझते हैं, क्योंकि सिंध के जो लोग हैं, मैं आपको बताऊं कि सिंध के जो बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सियासी जो वर्कर हैं, वो आज सोशल मीडिया पर सारे इकट्ठे हैं गुज़श्ता कई दिनों से। और सिंधी कौम आज इस नतीजे पर पहुंची है कि ये पाकिस्तान न सिर्फ अननेचुरल स्टेट है, बल्कि ये तारीखी कौमों के लिए जहर कातिल है। यह सिंध के लिए भी जहर कातिल है। इसलिए सिंध के लोग अब कौमी तहरीक को नजदीक आ रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि हमने जीएसएन मुत्तहिदा महाज ने काफी दिनों से सिंधु देश नेशनल अलायंस के लिए पूरी कौम को काल दी हुई है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं हमारी, जितने भी सियासी वर्कर हैं, सिंध के दानिश्वरों को, अदीबों को, शायरों को, पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, उनको हमने कहा है कि आओ कि मिलके इस धोखे की दीवार को एक धक्का और दें। ये अब ढह रही है पाकिस्तान की रियासत, इनकी इकोनॉमी तबाह है, ये मॉरली करप्ट हैं, यह सियासी तौर पर नाकाम है, इनको कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज जिस तरह इमरान खान ने फौज के उस फाशिज्म को नंगा किया है, उससे कौमी तहरीकों की आजादी की जो तहरीक है, जदोजहद है, उसको तकवीत मिलती है। और यह प्रूव हो चुका है कि पाकिस्तान ये अपने मंतकी अंजाम यानी बिखरने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और सिंधु देश की जो मूवमेंट है, जो तहरीक और जदोजहद है, उसको हम और मजीद तेज करने जा रहे हैं, जिसका पहला मरहले में जैसे मैंने कहा कि सिंधु देश नेशनल अलायंस के लिए मैंने पूरी सिंधी कौम को काल दी है कि आओ कि मिलकर एक जगह पर अलायंस बनाकर और सिंधु देश की आजादी की जदोजहद को तेज करें। ये पाकिस्तान ढह रहा है। और मैं अक़वाम मुत्तहिदा को भी कहता हूं, आलमी बरादरी को भी अपील करता हूं कि पाकिस्तान के पास जो एटमी असासे हैं, इनके पास जो एटम बम है, वो दुनिया के लिए खतरा है। ये पाकिस्तानी रियासत अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है, ये टूटने के लिए जा रही है।
ये सिंध और बलूचिस्तान की तहरीकों के आगे ये एक मिनट भी अभी खड़ा नहीं हो सकती। इसीलिए जो पाकिस्तान के पास एटमी कुव्वत और असासे हैं, एटम बम जो उनके पास पड़े हुए, उनको अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी अपनी तहवील में लें, क्योंकि ये डरने से ऐसा ना हो कि ये इस खित्ते में उन्हीं एटम बमों को ये जाकर बुनियाद परस्तों को और मजहबी जो दहशतगर्द हैं उनके हवाले कर दें। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की ये जो सूरत हाल है, इसमें बिल्कुल खुलकर ये सामने आ गया है कि ये धोखा था, फरेब था, झूठ था, दो कौमी नजरिया। बंगाल के आजादी के बाद इसके रहने का कोई जवाब नहीं था और अब ये टूटने की तरफ बढ़ रहा है। और हम सिंधु देश की आजादी की जो तहरीक है, जदोजहद है, उसको सिंधु देश नेशनल अलायंस के नाम पर कौम को इकट्ठा करके हम मजीद तेज करेंगे और इंशाल्लाह सिंधु देश की आजादी जो है वो अब दूर नहीं है। मेहरबानी। जी सिंधु देश।